हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम के मॉडल सॉल्यूशन डिस्कशन का डे 1 है। इसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में प्रोवाइड कराया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो आंसर राइटिंग का पैटर्न होता है वो स्टैंडर्ड पैटर्न के जैसा ही होगा, जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सवाल था वो था फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आंसर को डिस्कस करने से पहले हम मॉडर्न नेशनलिज्म के कंसेप्ट को एक बार समझ लेते हैं। भारत में जो मॉडर्न नेशनलिज्म, जिसको हम आधुनिक राष्ट्रवाद भी कहते हैं, इसकी शुरुआत लगभग 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में हुई थी। पर टू बी स्पेसिफिक, अगर हम 1857 से 100 साल पहले का जो पीरियड था उसको देखेंगे तो यहाँ काफ़ी रिवोल्ट्स हुए हैं। जैसे सन्यासी विद्रोह हुआ था, वेलोर म्यूटनी हुई, और फाइनली जो हमारा 1857 का रिवोल्ट हुआ था। अब इन सारे रिवोल्ट्स में एक चीज़ कॉमन थी, वो था वायलेंस एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। जब भी सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस जैसे रूलर्स, किसान या फिर सोल्जर रिवोल्ट करते थे तो ये रिवोल्ट वायलेंट होता था और हथियारों के दम पर होता था। पर 1857 की रिवोल्ट के बाद ये चीज़ें बदल गई। अब लीडरशिप जो थी वो रूलर्स या ज़मींदार के हाथ से निकल के एजुकेटेड क्लास यानी कि शिक्षित वर्ग के हाथों में चली गई, और शिक्षित वर्ग वायलेंस की जगह नॉन वायलेंट तरीकों को ज़्यादा सही समझता था। तो मॉडर्न नेशनलिज्म में पहली चीज़ तो ये बदल गई कि अब रिवोल्ट्स की जगह प्रोटेस्ट्स होने लग गए, जो कि एक बिल्कुल अहिंसक तरीका था अपनी बात सरकार के सामने रखने का। दूसरी जो चीज़ बदल गई थी मॉडर्न नेशनलिज्म में वो ये थी कि पहले जो लोग अलग अलग रीजन्स में अलग अलग राजाओं के अंडर रूल्ड होते थे, वो अब एक यूनिफाइड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेटअप के अंडर आ गए थे। तो इसके कारण ये हुआ कि हर रीजन का एक्सप्लॉयटेशन एक जैसा हो गया, जिसकी वजह से लोग अब रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्रवाद की जगह नेशनलिज्म की बात करने लगे। लोगों को ये समझ में आ गया कि हम चाहे किसी भी रीजन के हों, हमारा देश एक है, हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है वो भी एक ही है, जिसके खिलाफ हमें यूनाइट होना है। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट मॉडर्न नेशनलिज्म का। तो चलिए सबसे पहले आते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट पे। इंट्रोडक्शन 4-5 लाइन का ब्रीफ ही होना चाहिए। मैंने यहाँ रेफरेंस के लिए दे दिया है, आप लोग एक बार देख लेंगे। और अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है बॉडी पार्ट। अब आता है हमारा बॉडी पार्ट। इसमें हम फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किन कारणों की वजह से भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो सबसे पहला जो हमारा रीज़न था वो था इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। अंग्रेज़ों ने भारत के हर आर्थिक क्षेत्र जैसे कृषि हो गया, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हो गई, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो गई, आर्टिजन्स एंड क्राफ्टमैन हो गए, सबके रोजगार को प्रभावित किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत इंग्लैंड के कारखानों के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता रहे और वहाँ के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का इम्पोर्ट करता रहे। इसके अलावा एक और चीज़ थी कि जैसे अंग्रेज़ इंडिया में या इंडिया के बाहर, जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, बर्मा हो गया, सिंध का पार्ट हो गया, ये लोग कहीं पे भी लड़ाई लड़ते थे तो ये इंडियन रिसोर्सेज को ही यूज़ करते थे। जैसे भारत का पैसा होता था, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि सिपाही भारत के होते थे। इन सब कारणों से भारत आर्थिक रूप से पिछड़ता चला गया। अब जो हमारा नेक्स्ट कारण है यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री। तो अंग्रेज़ों ने भारत में जो एम्पायर बनाया था वो लगभग मौर्यन एम्पायर से भी ज़्यादा बड़ा था। अब इतने बड़े एम्पायर को एडमिनिस्टर करने के लिए उन्होंने एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इंट्रोड्यूस की, जैसे सिविल सर्विस हो गया, कोडिफाइड सिविल एंड क्रिमिनल लॉज हो गए। इन सब कारणों से अगर सरकार कोई भी गलत कदम उठाती थी तो ये हर रीजन को इक्वली अफेक्ट करता था। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो हुआ कंट्री का, उससे लोग एक दूसरे से जुड़ते चले गए। अब थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है मॉडर्न एजुकेशन। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अब इतने बड़े देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए अंग्रेज़ों को एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत थी। तो अंग्रेज़ों ने इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया ताकि जो बेसिक लेवल के कर्मचारी थे वो उनको इंडियन पॉपुलेशन से मिल सके, इन पे खर्च भी उन्हें कम आता। तो इन सब रीज़न से उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया। पर मॉडर्न एजुकेशन पाने के बाद हुआ ये कि इन लोगों ने वेस्टर्न थॉट एंड फिलॉसफी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण इन्हें मॉडर्न आइडियाज़ जैसे डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स, इन सब चीज़ों के बारे में जानने समझने का मौका मिला। आगे चल के इसी एजुकेटेड क्लास ने नेशनल मूवमेंट को लीड किया। अब नेक्स्ट जो हमारा रीज़न था वो था इंग्लिश लैंग्वेज। अब अंग्रेज सरकार का लगभग सारा काम अंग्रेजी में ही होता था, जिसके कारण लोकल लोगों को जो सरकार में नौकरी करना चाहते थे या जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन पाई थी,
उन्हें इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा। अब इसके कारण ये हुआ कि अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों का एक दूसरे से कम्युनिकेट करना ज़्यादा आसान हो गया। अब इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज़ एक नॉर्थ इंडिया का इंसान है, अगर वो तमिलनाडु के किसी इंसान से बात करना चाहे तो वो कैसे करेगा? बट इस गैप को इंग्लिश लैंग्वेज ने ख़त्म कर दिया और ये एक कॉमन भाषा बन गई। जिसके कारण हुआ ये कि जो अलग-अलग क्षेत्रों के लोग थे वो भाषा की सहजता के कारण पॉलिटिकली यूनाइट होने लगे। तो ये एक फैक्टर था। अब देन जो नेक्स्ट हमारा था वो था प्रेस एंड लिटरेचर। अब भारत का जो सबसे पहला अखबार था बंगाल गज़ट, वो 1780s में पब्लिश होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद बहुत सारे जो अखबार थे वो अलग-अलग लोकल लैंग्वेजेस में छपने लगे। बहुत सारे लोगों ने इंडिविजुअली भी अपना प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश किया। तो अखबारों और किताबों ने ये किया कि सरकार की जो भी नीतियाँ होती थी या एक्सप्लॉयटेशन होता था, उसे ये आम जनता तक पहुँचाने लगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझते हैं, नील दर्पण एक किताब है, जिसको दीनबंधु मित्रा ने लिखा है। इस किताब में इंडिगो प्लांटर्स किस तरीके से नील के किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, ये किताब उस पे बेस्ड है। अखबार जो थे वो हर रोज़ का समाचार जनता तक पहुँचाने का काम करते थे। जो हमारा रीज़न है वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट। ब्रिटिशर्स इंडिया में जो भी एक्सप्लॉयटेशन या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने एक थ्योरी बनाई थी, जिसके अकॉर्डिंग इंडियंस जो थे वो अनसिविलाइज्ड और अनकल्चर्ड लोग थे और ऐसे में वाइट रेसेस का ये काम था कि वो इंडियंस को सिविलाइज्ड बनाए। अब इस थ्योरी का सिंपल सी बात है ऑब्जेक्शन होना बट ऑब्वियस था। तो बहुत सारे जो एजुकेटेड लोग थे जैसे हिस्टोरियंस हो गए या फिर इंटेलेक्चुअल्स हो गए, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भारत के इतिहास को फिर से खोजना और लिखना शुरू किया ताकि वो ये प्रूव कर सकें कि इंडिया एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। और जैसे जैसे ये इतिहास लोगों के बीच में आने लगा तो पब्लिक में भी एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि हम लोग भी अपने आप को गवर्न करने के लिए कैपेबल हैं और हमें किसी दूसरी ताकत की, दूसरे देश के लोगों की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमारा रीज़न है वो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। जैसा कि हमने अपने लास्ट कारण में देखा कि ब्रिटिशर्स जो है वो दुनिया के सामने भारत को एक पिछड़ा हुआ देश बताते थे। उसका एक रीज़न ये भी था कि हमारा जो समाज था वो काफ़ी स्टैग्नेंट टाइप का समाज था और इसमें बहुत सारी कुरीतियाँ प्रेजेंट थी, जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गई या विमेन इश्यूज हो गए। तो जो ये मॉडर्न आउटलुक वाले लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जब तक ये कुरीतियाँ हमारे सोसाइटी में प्रेजेंट हैं, हम क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी हैं। तो सबसे पहले हमें इन कुरीतियों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से धीरे धीरे रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई। ओवर द टाइम क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इन सोशल रिफॉर्म्स से जुड़ते चले गए। इससे हुआ ये कि अब बहुत सारे लोग जो थे वो अब उनकी मेंटालिटी अब स्टैग्नेंट टाइप की नहीं रह गई, वो बदलाव को अब जल्दी एक्सेप्ट करने लगे। तो ये एक बड़ा बदलाव था जो सोच के स्तर पर आया था और इससे भी एक मॉडर्न नेशनलिज्म को एक्सेप्ट करने में काफ़ी मदद मिली। अब नेक्स्ट जो हमारा रीज़न है वो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हम हिंदी में नस्ल भेद भी कहते हैं। तो नस्ल भेद के कारण शुरुआत से ही इंडियंस को हमेशा यूरोपियन से नीचा समझा जाता था। जैसे अंग्रेजों की अपनी अलग कॉलोनीज होती थी, वो इंडियन लोगों के साथ ज़्यादा मिलजुल कर नहीं रहते थे और फिर जो सरकारी दफ्तर होते थे उसमें भी हमेशा इंडियन को छोटी नौकरियों में ही रखा जाता था और जो भी ऊंचे पोस्ट्स होते थे वो हमेशा यूरोपियंस के लिए रिजर्व रखे जाते। अब यही हाल जुडिशरी का भी था। जैसे एक भारतीय मूल का जो जज होगा वो किसी भी अंग्रेज को सजा नहीं दे सकता है। अब जो हमारा सबसे लास्ट रीज़न है वो है इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। अब जिस टाइम पे इंडिया में मॉडर्न नेशनलिज्म की शुरुआत हो रही थी उस टाइम पे वर्ल्ड में भी काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे, बट जिन चेंजेस से इंडियन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे वो यूरोपियन नेशंस में आ रहे थे। जैसे यहाँ डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क कर रही थी, लोगों को काफ़ी सारे सिविल राइट्स दिए गए थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि जो यूरोपियन नेशंस थे ये बहुत जल्दी इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होते चले गए। अब जब इंडियंस देख रहे थे कि वेस्टर्न वर्ल्ड इतनी जल्दी तरक्की कर रहा है और हम पिछड़ते जा रहे हैं, तो इंडियंस ने भी वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन के बेसिस पे इंडिया में भी मॉडर्नाइजेशन की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से इंडिया में मॉडर्न नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। अब हम सबसे लास्ट के पॉइंट पे आते हैं जो होगा हमारा कंक्लूजन का। तो कंक्लूजन जो है वो हमारा 4-5 लाइन का होगा। मैंने रेफरेंस के लिए ये कंक्लूजन दिया है, आप चाहें तो अपने हिसाब से इससे बेहतर कंक्लूजन दे सकते हैं।
अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डिस्कस द ड्रॉबैक्स ऑफ अर्ली फेज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। तो इसमें भी वही पैटर्न होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि कैसे अर्ली फेज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म की शुरुआत हुई और ये तब तक चला जब तक कांग्रेस की स्थापना नहीं हो गई। देन नेक्स्ट पार्ट इज़ हमारा बॉडी पार्ट। तो इसमें हमें ड्रॉबैक्स को डिस्कस करना है। तो जो हमारा सबसे पहला ड्रॉबैक था वो ये था कि इसमें जो अधिकतर वैसे लोग शामिल थे जो अपर क्लास या मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, यानी कि वैसे लोग जो एजुकेटेड थे और साथ साथ में उन्हें मॉडर्नाइजेशन की भी समझ थी। इसका मतलब कि जो आम जनता थी उस वक्त की, जैसे किसान वर्ग हो गया, लेबर्स हो गए, या फिर अर्बन एरियाज़ में रहने वाले गरीब लोग हो गए, वो इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे। पहला ड्रॉबैक हमारा ये हो गया। देन नेक्स्ट हमारा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि शुरुआत में जो इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे उनके लिए पर्सनल या लोकल इश्यूज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। फॉर एग्ज़ाम्पल 1838 में बंगाल में जब लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसको ज़मींदारी एसोसिएशन भी कहते थे, तो इसकी स्थापना का मेन पर्पस यही था कि ज़मींदारों के पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस तरह से जो लोकल इश्यूज़ थे या फिर पर्सनल इश्यूज़ थे वो उस टाइम के लीडर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे। थर्ड जो हमारा लिमिटेशन है वो ये था कि इस टाइम पे जो रूरल एरियाज़ में किसान लोग रहते थे या फिर मज़दूर वर्ग के लोग रहते थे, अर्बन एरियाज़ में जो पुअर लोग रहते थे, उनके क्या इश्यूज़ थे, उससे नेशनलिस्ट लीडर बहुत ज़्यादा या तो अवेयर नहीं थे, या फिर अगर अवेयर भी थे तो वो इन मुद्दों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं समझते थे। तो इन लोगों के इश्यूज़ को उठाया जाता था, ऐसा नहीं है कि नहीं उठाया जाता था, बट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नहीं उठाया जाता था। इस टाइम पे जो लीडर्स थे उनकी मेन डिमांड ये होती थी कि काउंसिल में रिफॉर्म किया जाए। जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में जो काउंसिल की स्थापना की गई, तो उसमें रिफॉर्म्स लाए जाएँ, इंडियंस को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा पार्टिसिपेट करने दिया जाए। यानी कि इनकी डिमांड्स जो थे वो बहुत लिमिटेड थे और वो रूरल एरियाज़ से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हुआ करते थे। अब जो हमारा लास्ट लिमिटेशन है वो ये है कि इस समय के जो मेन लीडर्स थे उन्होंने आगे चलकर रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए और ये एसोसिएशन काफ़ी लंबे टाइम तक काम करते रहे और ये लोकल पॉलिटिक्स से ज़्यादा कंसर्न रहते थे। उन्हें लोकल पॉलिटिक्स से ज़्यादा मतलब रहता था और नेशनल लेवल पे अभी आने में, यानी कि 1850 के बाद से लेकर के लगभग 1885 यानी कि 35 इयर्स का जो पीरियड था उसमें लोकल पॉलिटिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। तो ये हो गया हमारा बॉडी पार्ट। अब आते हैं लास्ट कंक्लूजन पार्ट पे। अब अगर आप इस क्वेश्चन के नेचर को देखिएगा तो ये एक नेगेटिव क्वेश्चन है, मतलब यहाँ आपको अर्ली फेज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म के नेगेटिव एस्पेक्ट को पॉइंट वाइज उसके लिमिटेशंस को डिस्कस करना है, यानी कि ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। पर जो आपका कंक्लूजन होना चाहिए वो एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ मैंने पॉजिटिव कंक्लूजन ऐसे दिया है, जैसे मतलब जो हमारा अर्ली फेज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म था उसका सोशल बेस जो था वो काफ़ी लिमिटेड था, यानी कि बहुत सारे तबके जो थे समाज के वो इस फेज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। फॉर एग्जांपल जो हमारा किसान वर्ग हो गया या फिर लेबर क्लास हो गया, तो ये लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं थे इस फेज़ में। बट फिर भी इन्होंने लिमिटेड सेंस में ही पब्लिक को पॉलिटिकली एजुकेट एंड अवेयर करने का काम किया और लोगों में एक नेशनलिज्म की भावना को जगाया। और इन्होंने जो ग्राउंड वर्क किया उसके बेसिस पे ही आगे जा कर के, अब जैसे हमने डिस्कस किया कि लीडर्स ने एक रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाने स्टार्ट कर दिए और इन एसोसिएशन के इन्वॉल्वमेंट के कारण ही आगे चल के हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। तो ये एक हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन हो जाएगा। अब आता है हमारा थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि है कि नेम द पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड डिस्कस देयर कंट्रीब्यूशन। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि कैसे मॉडर्न एजुकेटेड लोगों ने लीडरशिप संभाल ली और फिर ये जब प्रोमिनेंट बन गए यानी कि प्रभावी हुए, तब इन्होंने रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए ताकि लोकल और रीजनल डिमांड को सरकार के सामने रखा जा सके। उसके बाद कुछ ऐसे एसोसिएशंस भी बने कांग्रेस के पहले जो नेशनल लेवल के थे। तो इस क्वेश्चन को हम 3 स्टेप्स में एड्रेस करेंगे। पहला कि जो एसोसिएशंस बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले, चाहे वो रीजनल हो या नेशनल हो, उनका नाम हमें बताना है और फिर हमें उनके कंट्रीब्यूशंस को डिस्कस करना है। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि कैसे अर्ली फेज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म के दौरान रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस एग्जिस्टेंस में आए।
अब ये जितने भी एसोसिएशंस थे वो मेनली प्रेसिडेंसीज़ में बनाए गए। फॉर एग्ज़ाम्पल बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में। तो सबसे पहले बंगाल से स्टार्ट करते हैं। तो बंगाल में जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने वो 1857 के पहले बने। तो मॉडर्न नेशनलिज्म जो है उसकी शुरुआत बंगाल में बाकी रीजन से पहले हो चुकी थी, बट ये काफ़ी लिमिटेड सेंस में था, यानी कि जो एसोसिएशंस थे वो मेनली एलिट क्लास द्वारा बनाए गए थे, यानी कि जो ज़मींदार वर्ग है, ऊंचे क्लास के लोग थे, उनके द्वारा बनाया गया, और ये लोग अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रोटेक्ट करते थे। तो इसको हम नेशनल या फिर पॉपुलर कैरेक्टर नहीं दे सकते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा एसोसिएशन है वो है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसको हिंदी में ज़मींदारी एसोसिएशन भी कहते हैं। तो इसकी स्थापना की गई 1838 में, और ये मेनली जो ज़मींदारों के इंटरेस्ट थे उनको प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। और देन फिर 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई, और 1851 में इन दोनों को ही मर्ज करके, यानी कि ज़मींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मर्ज करके ही ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। देन हमारा नेक्स्ट जो प्रेसिडेंसी आता है वो है बॉम्बे। तो यहाँ पे 1867 में पूना सार्वजनिक सभा और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। देन थर्ड है हमारा मद्रास। तो मद्रास में जो हमारा सबसे पहला एसोसिएशन था वो था मद्रास नेटिव एसोसिएशन, और फिर नेक्स्ट है हमारा मद्रास महाजन सभा, जो कि 1884 में इस्टेब्लिश किया गया। अब ये थे रीजनल एसोसिएशंस। और कुछ एसोसिएशन ऐसे भी बने जो नेशनल लेवल के थे। अब इसमें जो पहला है वो है इंडियन लीग, और हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इंडियन एसोसिएशन। तो अब इन दोनों में से इंडियन एसोसिएशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन लीग बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया। तो चलिए अभी वो है कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि जो इंडियन एसोसिएशन था उसने कांग्रेस के फॉर्मेशन के पहले 1883 में एंड देन 1885 में ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें देश के लगभग हर भाग से लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये इस तरीके का, यानी कि नेशनल लेवल का सबसे पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस था। अब नेक्स्ट हम ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो इसका फॉर्मेशन 1851 में हुआ था बाय मर्जिंग लैंड होल्डर्स सोसाइटी एंड बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो 1853 में चार्टर एक्ट आने वाला था, यानी कि जो पहले हमारा चार्टर एक्ट आया था 1853 में, उसके हर 20 साल पे चार्टर एक्ट लाया जाता था। तो 1853 में जब चार्टर एक्ट आने वाला था तो उसके पहले इन्होंने अपने बहुत सारे डिमांड्स को सरकार के सामने रखा। फॉर एग्जांपल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट लेजिस्लेचर, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एंड देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एबॉलिशन ऑफ साल्ट ड्यूटी। तो ऐसे बहुत सारे डिमांड्स इन्होंने सरकार के सामने रखे थे, और सरकार ने इनमें से बहुत सारी मांगों को पार्शियली एक्सेप्ट भी किया इन चार्टर एक्ट ऑफ 1853। फॉर एग्जांपल इस एक्ट के थ्रू ही सबसे पहले इंडियंस को इंडियन सिविल सर्विस में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया गया था। तो इन्होंने भी अपने लेवल पे काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया। इन एसोसिएशन का जो एक कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि लिमिटेड सेंस में ही सही, पर इन लोगों ने एक राष्ट्रवादी भावना के प्रचार प्रसार का काम किया। देन नेक्स्ट वन इज़ कि इन्होंने पब्लिक को पॉलिटिकली अवेयर किया। नेक्स्ट है कि ये एसोसिएशंस टाइम टू टाइम दूसरे रीजन के एसोसिएशंस के साथ भी कम्युनिकेट करते रहते थे। तो इससे क्या हुआ कि एक कॉमन पॉलिटिकल ग्राउंड बन सका, कि जो देश के मुद्दे हैं उन पे एक जब तक आम सहमति नहीं बनेगी तो उसको पब्लिक में या फिर सरकार के सामने कैसे उठाया जाएगा। तो इन एसोसिएशंस ने एक ये काम भी काफ़ी अच्छा किया। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि सरकार जो भी नीतियाँ बनाती थी या फिर वो जो भी एक्ट लाती थी, अगर वो एंटी इंडियन होते थे तो ये पब्लिक में सरकार को क्रिटिसाइज़ करते थे और पब्लिक को भी अवेयर करते थे। तो इस तरीके से रीजनल बेस्ड होने के बावजूद भी इन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया। एंड आफ्टर ऑल इन्होंने जो ग्राउंड वर्क किया उसके बेसिस पे ही आगे जा कर के इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन इन 3 क्वेश्चंस का। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।